13 दिन चली विधानसभा की कार्यवाही और बजट सत्र में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सदन में राज्यसभा चुनाव का मुद्दा भी उठा। राज्यसभा चुनाव पर तीखी बहस हुई है सदन के अंदर। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर सरकार को घेरा। सीएम सैनी ने कांग्रेस को इसका जवाब भी दिया। तो सदन में राज्यसभा चुनाव का मुद्दा भी उठा है। तीखी बहस हुई है सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर सरकार को घेरा तो सीएम सैनी ने कांग्रेस को इस पर जवाब दिया है। ये बड़ी जानकारी। विधानसभा की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। कई मुद्दों पर चर्चा सदन के अंदर हुई है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका जवाब दिया। बजट सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तीखी नोकझोंक भी दोनों पक्षों के बीच में हुई। राज्यसभा चुनाव का मुद्दा भी सदन में हावी रहा। कर्ज का मुद्दा भी बजट सत्र में गूंजा और कल राज्यपाल से कांग्रेस का डेलीगेशन मुलाकात भी करने वाला है। अब आखिरी दिन बजट सत्र के 5 विधेयक पारित किए गए। बजट सत्र को लेकर सभी सदस्यों का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आभार व्यक्त किया और कहा कि विपक्ष के अच्छे सुझावों को हम नीति निर्माण में शामिल करेंगे। तो आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। कई मुद्दे रहे जिन पर सार्थक चर्चा सदन के अंदर हुई है। नोकझोंक भी हालांकि तीखी सत्ता पक्ष और विपक्ष में सत्र के दौरान देखने को मिली है। राज्यसभा चुनाव का मुद्दा हावी रहा है इस सत्र में। आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। उन्होंने सरेआम को छुप के वोट नहीं दिए। उन लोगों ने सरेआम वोट दिया। हुड्डा जी को दिखा के दी है, बी के हरिप्रसाद जी को दिखा के दी है। इसमें छुपने वाली कौन सी बात है? ये तो अपनी झेप मिटाने के लिए इनकी लीडरशिप को चैलेंज कर दिया उन विधायकों ने। वो नहीं ऑन कर रहे हैं, इनको नहीं मान रहे हैं। लोगों के खिलाफ स्वयं प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है। कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है। रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको तो दिखा करके डाला गया है। वो क्लियर करें कि किन किन लोगों ने तो अपने कैंसिल करे हैं, किन लोगों ने दूसरों को दिए हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दिए हैं। जिन्होंने दिए हैं वो कह भी रहे हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग गुटों में बटी हुई है, इसलिए इकट्ठे वोट डाल ही नहीं सकते। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। और आज ये कह रहे हैं कि हम जिन्होंने जो कैंसिल की है उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो करे, अच्छी बात है, पार्टी का मामला है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी बताएगी कि जिन्होंने पहले ओपन को कैंसिल किए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्या वो करेंगे? देखो, जो विपक्ष में फूट थी वो खुलकर बाहर आ गई है और जिस तरह से इनके अपने विधायक अपनी पार्टी में विश्वास नहीं कर रहे, अपने नेता पर विश्वास नहीं कर रहे, वो उजागर हो गया है। और एक तरह से जो विपक्ष ने हमारे जो एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ था तो उसको के लिए कहा था कि भाई ये इस तरह से लोकतंत्र की हत्या है, तो वो एक तरह से गलत है। कोई भी आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो सकता है और आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होने प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में ये उसका हक। 2016 के अंदर 13-14 वोटें जब इनकी शाही के साथ जो है खराब हुई थी, उस समय अगर कर देते कार्रवाई तो ये यहाँ तक का मुंह देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन हिम्मत हो तो करें ना। देखिए, आप मेरी बात अच्छी तरह से जानिए कि आज कांग्रेस के अंदर हालात इस तरह से बन गए हैं कि वो कहते हैं ना, हेडलेस चिकन जैसे होती है, इस तरह से हो गया है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। किसी को जो है वो विश्वास नहीं रहा है कि यहाँ पे रहकर कुछ आगे बनेगा और कुछ और पार्टी कर सकती है। साथ के साथ एक बात बहुत अहम हुई है। अब हरियाणा में आप देखिए, 3 साल हैं अभी इलेक्शन होने को, 3.5 साल के करीब। फिर भी उसके बावजूद 5 लोग कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और 4 विधायक जो हैं अपनी वोट इनवैलिड करवाते हैं। 9 वोटें कुल 25% जो है वो गए हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो वहाँ का नेतृत्व है उनको तो रिजाइन करना चाहिए। अगर एक्शन लेना है तो उनके ऊपर लीजिए ना। मैं तो इसके बारे में नहीं जानता कांग्रेस के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, मैं नहीं इसके बारे में जानता। परंतु इतना जरूर पता है
कि मैंने पहली बार इतिहास में देखा है कि प्रदेश का प्रभारी पोलिंग एजेंट बन करके बैठ गया। प्रदेश का 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बन के बैठ गया। ना तो राहुल को अपने लोगों पर विश्वास है, ना राहुल ने जिसको भेजा है यहां पर प्रभारी बना करके उसके ऊपर किसी को विश्वास है। क्योंकि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है बहुत ज्यादा। कांग्रेस घोर निराशा में है, मैंने कहा है ना, घोर निराशा में है, घोर हताश है। वो बोलते तो कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है उनके। आप ये देखिए, अगर चुनाव हो रहा है, देखिए लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की बात करना सदन के अंदर खड़े होकर के, ये इनकी उस कुंठा को दर्शाता है जो अत्याचार इन्होंने लोगों के ऊपर किए हैं। उस कुंठा को दर्शाता है जो अत्याचार इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए किए हैं। इन्होंने जो संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए किए हैं कांग्रेस ने, वो कुंठा नजर आई। और वो कुंठा इसलिए नजर आई, आपके सामने है, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया। क्या जरूरत थी कहा 3 प्रत्याशी लाने की? भैया हम थोड़ी ले 3 प्रत्याशी, हमारा तो 1 प्रत्याशी था। संजय भाटिया है, पार्टी ने 1 प्रत्याशी दिया, 1 कांग्रेस ने दिया। भाई आजाद को अधिकार नहीं है, लोकतंत्र है, ये कोई भी खड़ा हो सकता है। मैं थोड़ी रोकूंगा उसको जाकर के भाई तू ना खड़ा हो। वो एक आजाद प्रत्याशी ने खड़ा होकर के क्वेश्चन भी किया, फिर उत्तर नहीं है, फिर बैठ जाते हैं आराम से, आरोप लगाते। परंतु कुंठा ध्यान में आई कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को कुचलने का काम करती रही। ये तो आरोप लगाते हैं झूठे, उत्तर नहीं है इनके पास कोई भी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। प्रोफेसर सुभाष सप्रा, बीजेपी से प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। सप्रा साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। बजरंग दास जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा हैं। रजत जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। शुरुआत विजय दुबे जी आपके साथ में कर रहा हूँ, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊँगा। कैसे देख रहे हैं सर 12 दिन की इस पूरी कार्यवाही को? कुछ इसमें आपको नज़र आया सकारात्मक तौर पर, जिस तरह की उम्मीदें थीं, या जनता ने जो चाहा वो हुआ, या फिर राजनीतिक मंच ही बनकर रह गया? विजय जी। जी देखिए, बजट में जो फोकस किया गया है उसमें ये बहुत स्पष्ट है कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा पे और ग्रामीण विकास पे खासतौर पर फोकस करना चाहती है। और जो टोटल बजट है उसमें वो इंक्लाइंड है। और जैसा कि चूंकि वित्त मंत्री भी नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री स्वयं ही हैं, तो वो दूसरी बार उन्होंने बजट पेश किया। और ये निश्चित तौर पे जब कोई मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री होता है तो उसके पास इस बात की संभावना होती है कि वो जिस क्षेत्र में ज्यादा बजट देना चाहता है, फोकस करना चाहता है, या जिस क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहती है सरकार, उसकी ओर अपना झुकाव रख सकती है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं ही इस बात को कहा कि भाई मैंने ही बजट जो है पेश किया है और मेरा जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास की ओर हम चाहते हैं कि सरकार बेहतर ध्यान दे और हमारे आने वाले समय में एक विकसित हरियाणा की ओर हम बढ़ सकें, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये तो बात जो है बजट की है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि आज जो कल राज्यसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो कांग्रेस की छीछालेदर हो रही है वो एक बड़ा इशू बन गया है हरियाणा में। और खासतौर पे अब कांग्रेस में जो बिखराव नजर आ रहा है, एक प्रकार से कहूं मैं, तो वो बड़ा क्लियर कट दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस के अगर उम्मीदवार को मात्र 28 वोट मिले हैं और 47 उनके पास विधायक हैं, तो ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है कांग्रेस के लिए। जबकि कांग्रेस ने पूरी पेशबंदी की हुई थी, 2-2 उम्मीदवार उतारे हुए थे। शायद उनको ये लगा था कि क्रॉस वोटिंग दूसरी ओर से हो जाएगी, लेकिन उन्हीं के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। तो और जो इनवैलिड हुए हैं उनका भी इशू है, जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी शायद कल राज्यपाल को अपना ज्ञापन भी देने जा रही है उस मुद्दे पर। तो ये एक कांग्रेस की जो संगठनात्मक कमजोरी है वो साफ नजर आ रही है। और चूंकि सत्ता में पार्टी नहीं है, इसलिए बिखराव भी सामने दिख रहा है कि पार्टी के विधायक जो हैं फिलहाल कांग्रेस की लीडरशिप से उनके आदेशों के बजाय किसी और भी ओर जाने का अपना दिमाग बना रहे हैं, मन बना रहे हैं। और उन्होंने इसी के चलते ये वोट्स भी दिए हैं।
लेकिन कांग्रेस को 3 उम्मीदवार, देखिए मुख्यमंत्री ने बड़ी साफ सुथरी बातें कही हैं। उन्होंने कहा साहब हमने तो एक ही उम्मीदवार खड़ा किया था और वो हमारा उम्मीदवार जो है एक था, एक उनके पास में क्लियर कट जिताने का ऑप्शंस था, फर्स्ट प्रेफरेंस थे उनके पास में, तो उन्होंने एक उम्मीदवार कहा कि हमने उतारा था। लेकिन कांग्रेस ने एक के साथ एक और उम्मीदवार उतारा और साथ में तीसरा उम्मीदवार को भी एक ऑप्शन मिल गया कि भाई वो भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाशी गई कि भाई किस प्रकार से आखिरकार करेक्ट हो सकता है, दूसरी जगह से अब हम वोट ला सकते हैं। तो लेकिन वो सारी रणनीति जो है कांग्रेस की फेल हो गई है और कांग्रेस को स्वयं एक, और जैसे कि कहा जा रहा है कि भाई आप वो 4 कौन लोग हैं उनका नाम बताइए, तो नाम जो है अब कांग्रेस कह रही है कि साहब हमने तो अपने लीडर्स को, अपने वरिष्ठ नेताओं को ये बता दिया है कि किन लोगों ने किया है। लेकिन कांग्रेस में ये जो चीजें हैं ये पुरानी कांग्रेस की परिपाटी रही है, कांग्रेस में इस प्रकार की चीजें होती रही हैं, तो वोट जो है बिखराव नजर आ रहा है विपक्ष के कारण से। लोगों को लग रहा है कि भाई आखिरकार हमें काम करने का मौका और हमें कहां सपोर्ट मिलेगा, हम उधर की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें हुई हैं, ठीक है, और वही कारण है कि इस बार जो है। ठीक है सर। सबरा साहब, क्या उपलब्धि रही सर इस सत्र में? नमस्कार सभी को जी। देखिए, ये जो बजट सेशन है ये 20 फरवरी को शुरू हुआ था और इसमें 13 बैठकें हुई हैं और आज लगभग महीना हो गया है, आज 18 मार्च है। और ये इस बजट सेशन का जो इतिहास है उसका ये सबसे लंबा जो है ना, उनको टाइम दिया गया, 55 घंटे टाइम दिया गया बोलने के लिए। और इसमें चाहे वो पक्ष है, चाहे विपक्ष, चाहे वो इंडिपेंडेंस है, सभी ने अपने विचार रखे, सभी ने अपने सुझाव दिए। और ये हमारे जो माननीय नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वित्त मंत्री के नाते ये इनका दूसरा बजट था। और सबसे बड़ी बात ये है 2020 में जैसे मनोहर लाल जी हमारे जब सीएम साहब थे, उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी कि जो प्री बजट है उनके सुझाव लिए गए, चाहे वो मतलब डिफरेंट शहरों में जाकर, जहाँ पे चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे उद्योगपति है, चाहे पंच है, सरपंच है, एडवोकेट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, चाहे वो स्टूडेंट्स है, सभी के सुझाव लिए गए। और उन्हीं सुझावों के आधार पर जब अपने सीएम साहब ने बजट पेश किया और जिसमें लगभग 5000 सुझाव उसमें सम्मिलित किए गए। इसके अलावा AI चैट से लिए गए, ईमेल से, मतलब ये जनता का बजट हमारे सीएम साहब ने पेश किया। अब इसमें बजट जो पेश किया गया, देखो ये 2026-27 के लिए ये 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट था, जो 2025-26 की तुलना में ये 2,02,816 पे ज्यादा था, यानी इट इज 10.28% ज्यादा बजट पेश किया गया है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी पूरा हिस्सा रखा गया। सभी क्षेत्रों को, चाहे वो उद्योग है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो ग्रामीण विकास है, सभी पे जोर दिया गया है, मतलब किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं गया है। और एक संतुलित बजट हमारे सीएम साहब ने पेश किया, क्योंकि ये जनता का बजट है। ये विकसित भारत हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना लिया है, जो जनता का सपना है एट द रेट ऑफ 2047, ये उसी की नींव है। ये जो हमारा जो हम चाहते हैं, सीएम साहब चाहते हैं, हरियाणा सरकार चाहती है, जनता चाहती है हरियाणा विकसित हो, भारत विकसित हो, तो उसी तरह का ये बजट है हमारे। अब ठीक है, बढ़िया सेशन चला। इसमें आज स्पीकर साहब भी लास्ट में बता रहे थे, सीएम साहब भी बता रहे थे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया उन्होंने, बजट जो है ना, मतलब बहुत बढ़िया बजट था, बढ़िया अच्छा सेशन चला। हाँ, ये जरूर है जो विपक्ष की भूमिका थी, विशेषकर कांग्रेस, बिल्कुल निराशाजनक थी। मतलब गैर जिम्मेदार जैसे होता है ना, मतलब उनका हिसाब किताब है। मतलब अब बताइए, प्रश्न पूछ के भाग जाते हैं। जब सीएम साहब रिप्लाई दे रहे थे उस टाइम वॉकआउट कर जाते हैं। और पहले तो ये इधर उधर के मुद्दे पे भाषण, वो नारे प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं, कभी भर्तियों पे ले आते हैं, कभी बुढ़ापा पेंशन पे ले आते हैं। ठीक है, सीएम साहब ने हर चीज बारीकी से विस्तृत सीएम साहब ने विपक्ष को जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है, अब ये जो परसों ये अहम सवाल है आज, चूंकि कितना खास रहा ये सत्र, क्या कुछ इसमें उपलब्धि रही, क्या मिला जनता को इस बजट सत्र से? चूंकि जब भी कोई सत्र होता है सदन का, तो ये उम्मीद रहती है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सदन के सदस्य हैं, वो अपने अपने इलाकों की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ इसमें रखें, जनता की आवाज़ को बुलंद करें।
मुद्दों को उठाएं ताकि उनका समाधान हो पाए। अगर समस्याएं उनके इलाकों में हैं तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर चर्चा हो। और चूंकि बजट सत्र ये रहा तो बजट को लेकर ख़ास तौर पर विशेष चर्चाएं इसमें इन बैठकों में रहीं जो सत्र के दौरान चली। और आखिरी दिन भी आपने देखा मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी आपने सुना, भूपेंद्र हुड्डा भी बीच में बोले और साथ ही स्पीकर ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। और सवाल यही है कि आखिर इस बजट सत्र से जनता को आखिर क्या मिला। एक बार फिर से हम अपने खास मेहमानों के पास चलते हैं, फिर से जुड़ गए हैं सभी लोग। बजरंग दास गर्ग जी, क्या रहा सर कुछ रचनात्मक सुझाव हम क्या देखें जो विपक्ष ने दिए, क्योंकि जबरा साहब तो कह रहे हैं विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का रवैया कुछ खास सकारात्मक रहा नहीं सत्र में। बजरंग जी, सरकार का तो यही काम है, सरकार ने तो कोई अच्छा सुझाव दो उसको मानना नहीं, अपनी टोपी अपने सर रखनी है। बजट में दिया क्या? बजट में कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपए की छूट नहीं दी। जब 10 बजट पहले पेश कर चुके उसमें कुछ नहीं दिया। इसमें उम्मीद थी नहीं हमें कि कुछ देगी। उन्होंने सिर्फ टैक्स बढ़ाने के सिवाय जनता पर आर्थिक बोझ डालने के सिवाय कुछ नहीं किया। लोगों के जेबों में डाका डालने वाला ये बजट रहा। पहला तो मैं बता दूं मैं। दूसरा मुद्दे की बात आ जाती है ये राज्यसभा चुनाव के ऊपर, जिसके ऊपर आज तकरीब बहस हुई राज्यसभा चुनाव में। मैं आपके चैनल पर साफ तौर पर कहता हूँ, धन तंत्र हाकी हार हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखती। ये तो अच्छे कंडे अपनाकर हमेशा हर जगह कब्जा करना चाहती है। फिर भी पूरा इन्होंने अच्छे कंडे अपनाए, तोड़ फोड़ की, फ्री वोट की दुकान चलाई, उसके बावजूद भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया। ये धन बल की हार हुई है। इन्होंने पहले भी अनेकों बार गड़बड़ी की है। अब देखा धन बल के दम पर चलती सरकार महाराष्ट्र की गिराकर अपनी सरकार बनाई। इसी प्रकार बिहार के लिए चलती सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में चलती सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई। और यहाँ तक कि पड़ोस में हिमाचल है, जब नई सरकार बनी कांग्रेस की, इन्होंने 6 विधायक यहाँ से चोरी करके, जिसमें हरियाणा का मुख्यमंत्री का राजनीतिक सचिव भी शामिल था, वहां से हेलीकॉप्टर से बिठाकर पंचकुला लिया है। पंचकुला होटल में ठहराया, सरकार गिराने की नाकाम कोशिश करी, सरकार नहीं गिरा पाए। राजस्थान में 6 बार सैनी साहब की सरकार 6 बार गिराने की कोशिश की, विधायकों उठा के वहां पर गुड़गांव वाले आए, मगर वहां भी सरकार गिराने में कामयाब नहीं हुए। मैं ये बताना चाहता हूं, जिस प्रकार चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव के अंदर 4 सही वोटों को रद्द करने का काम किया है, ये बहुत निर्दलीय कार्य है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा राज्यसभा चुनाव के अंदर सबने देख लिया। एक राज्यसभा सीट के लिए अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पार्टी कहती है, एक चुनाव सीट के लिए इतना बड़ा खेला खेलना, ये इससे बड़ा निंदनीय कार्य हो नहीं सकता। मैं ये बताना चाहता हूँ, जहां तक कि मेरे मुख्यमंत्री की फोन मेरे टीवी के अंदर, मैं प्रभारी बैठ गया, अंदर प्रभारी क्यों बैठा? अगर पहली बार प्रभारी बैठा क्या? कांग्रेस का प्रभारी पहले भी विवेक बंसल जी थे, उस टाइम भी राज्यसभा चुनाव के अंदर वो अंदर बैठे थे। और दूसरी बात, उन्होंने कहा आजाद कैंडिडेट था, किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। अरे रोक नहीं सकते। आपका प्रदेश उप प्रधान आपने खड़ा किया, आपके सारे मंत्रियों ने सभी चैनलों पर बयान दिया, हमारे दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। खुले तौर पर इंडिया न्यूज चैनल पर बयान दिया, परसों जब वोट पोलिंग के समय स्टार्टिंग में ही कई बार दिया। जब आपके रिपोर्टर ने पूछा, भाई 100 आजाद नहीं, दोनों हमारे हैं, दोनों जीतेंगे, दावे के साथ कहते हैं हमारी सब सेटिंग हो गई है, दोनों हमारे जीतेंगे। उस टाइम तो दोनों जीतते थे, जीत जाता तो हमारा था, हमने खड़ा किया, हार गया
तो वो आजाद था, ठीक है, हमारा नहीं था, ठीक है। हमने भी खड़ा किया। इनका एक बयान आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है वो सर। क्या कहते हैं, ये आजाद कैंडिडेट हमने नहीं खड़ा करा, बोलो ये कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, कांग्रेस की चाल थी, विपक्ष की चाल थी। ये देखिए ऐसे ऐसे अच्छे करने ऐसे ठीक है, अच्छे बयान देते हैं, ठीक है। जिसका पैर चल नहीं है, ऐसे बयान तो भाजपा सरकार। ठीक है सर, मैं उसकी बहुत ठीक है। बड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ठीक है सर, मैं रजत जी के पास चल रहा हूँ, फिर आप लोगों के पास लौट कर आ रहा हूँ। रजत जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे सत्र को? असल मुद्दों पर जो जनता के रहे उन पर कुछ सकारात्मक माहौल बन पाया? विपक्ष की भूमिका कैसी रही? खासतौर पर आपके जो 2 विधायक रहे सदन में, कैसे उन लोगों ने जनता से जुड़े मुद्दों पर बात की और जिस तरह की नोकझोंक हमने आखिरी दिन तक देखी, और ख़ास तौर पर चूंकि कांग्रेस तो राज्यसभा के मुद्दे पर खूब बोल रही है और कल एक डेलीगेशन भी राज्यपाल से मिलने जा रहा है, तो कैसे इस पूरे सिनेरियो को आप देख पा रहे हैं रजत जी? देखिए, पहले विधानसभा सत्र के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। तो विधानसभा सत्र जो रहा ठीक है, उसमें बहुत से मुद्दे उठे भी, बहुत से मुद्दों के ऊपर सकारात्मक बहस भी हुई, लेकिन सकारात्मक उत्तर सभी के मिले मैं उसे नहीं मानता। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब जो हैं वो भी ये कह रहे थे कि चढ़ा दिए हैं, दे दिए हैं, मतलब जो भी हैं जिनके ऊपर पॉइंट वाइज बिंदुवार जो है बात होनी चाहिए थी। जिस तरह हरियाणा को क्या मिला, मुझे लगता है हरियाणा की जनता को मिला नहीं, हरियाणा की जनता को दिया नहीं, हरियाणा की जनता से और लेंगे, क्योंकि जो आज कर्ज की स्थिति है वो बहुत भयावह है। अब जो सरकारी नौकरियां हैं, पक्की नौकरियां, वो मिल नहीं रही हैं, घरों में रोजगार आ नहीं रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जितना कर्ज बढ़ा है उसके हिसाब से अब आगे और जो है महंगाई ही बढ़ेगी, जनता की जेब पे और मार पड़ेगी, जनता की जेब से और चीजें निकलेंगी, जनता को मिलेगा कुछ नहीं। और चलो बजट के ऊपर तो हम हर डिबेट में कोई ना कोई बात उठा के आपके सामने लेके आ सकते हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि गवर्नर से मिलेंगे, इनका हक है मिलना, लेकिन ये तब क्यों नहीं गवर्नर से मिले जब 2016 के अंदर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया था। 14 वोट इनके इनवैलिड हुए थे और हुड्डा जी ने तो अपना बैलेट ही पेपर खाली छोड़ दिया था, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब जब दीपेंद्र को भेजा, उस समय शैलजा जी को भेजना था, शैलजा जी की टिकट काट के फिर दीपेंद्र को राज्यसभा भेजा था, और उस समय बड़ा असंतोष था। हुड्डा ने बीजेपी से सेटिंग करी, कोई चुनाव ही नहीं हुआ, निर्विरोध चुन लिए गए, कोई पैरेलल कैंडिडेट आया ही नहीं। अब आप ये देखिए कि इस बार भी पूरा आपको याद है, हुड्डा जी ने एक बयान पूछा था, एक बयान आया था उनका, आईएनएलडी से पूछा था कि आईएनएलडी के 2 विधायक हैं, ना वो हमें पसंद करते ना वो बीजेपी को पसंद करते, तो आईएनएलडी क्या करेगी? उस बयान के मायने आपने हल्के में ले लिए होंगे, लेकिन उस बयान के मायने इस राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद समझ में आते हैं कि वो कितने बड़े राजनीतिक जो उनका जोड़ तोड़ है, गणित है, उस चीज में कितने माहिर है। क्या जिस व्यक्ति के पास 33 विधायक होंगे उसको 2 विधायकों की चिंता होगी कि वो वोट कहां करेंगे? यानी ये सारा गणित उन्होंने पहले ही लगा लिया था। पूरे हरियाणा की जनता के आगे वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अगर 37 विधायक होते हुए भी सिर्फ एक जो बीजेपी का वोट कैंसिल हुआ और आईएनएलडी ने वोट नहीं किया, केवल उसके ऊपर जो है इनका कैंडिडेट जीतता है, वरना कांग्रेस की एकजुटता की वजह से कोई 37 वोट मिले हो, इन्होंने तो अपनी तरीके तरफ से हरा दिया था। हमने क्यों बोला कि एंड में पत्ते खोलेंगे? क्योंकि हम हुड्डा जी के इस बयान के मायने समझ गए थे, हम हुड्डा जी की चाल समझ गए थे कि हुड्डा जी 37 के बाद भी चिंतित क्यों है। जिस व्यक्ति के पास 37 है उसको इनेलो के वोट कहां जाएंगे, इसकी क्या चिंता? यानी हुड्डा ने सारा गणित उसी वक्त ही बिठा लिया था जब तीसरा कैंडिडेट आया। ये सारी इनकी मिली भगत है। आप एक बात बताइए, तब क्यों नहीं पैरेलल कैंडिडेट बीजेपी खड़ा करती जब दीपेंद्र हुड्डा को जाना होता है? एक भी लोकसभा का एमपी नहीं था इनके पास,
तब क्यों नहीं खड़ा करती, तब राज्यसभा में भेजना होता है। और वो 2014 वाले जो कल्प्रेट थे, आप एक बात बताइए, आर.के. आनंद जी ने तो कांग्रेस के टिकट, कांग्रेस ही थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो हमारे कैंडिडेट नहीं थे वो। ठीक है, हमने कांग्रेस को सिर्फ सपोर्ट किया था। आप थोड़ा टेक्निकलिटी में जाएं, उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है कांग्रेस के टिकट के ऊपर, INLD के टिकट के ऊपर नहीं लड़ा हुआ था, वो कैंडिडेट भी इन्हीं के थे। ठीक है। और हुड्डा जी का बैलेट पेपर खाली छोड़ना, चलो ना तो ना कोई स्याही बदली ना कुछ हुआ, हुड्डा जी ने अपना बैलेट खाली छोड़ा, बाकियों ने स्याही बदल दी। तो आप एक बात बताइए, जब 14 उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मैं बिल्कुल ठीक अभी किरण जी को सुन रहा था कि 2016 में अगर उस वक्त कार्रवाई कर देते तो बाद में ऐसी नौबत ना आती। आज एकदम उठकर जब आप जनता के सामने, दीपेंद्र हुड्डा है, माइक पकड़ा आपने, जनता बताएगी, जनता बताएगी, तो जनता क्या आपको नहीं बताएगी? और ये धर्म, ये दीन ईमान की बातें कर रहे थे, बड़े ईमान की बातें कर रहे थे, आपने क्यों बेचा था ईमान उस वक्त? आपने क्यों बेचा था ईमान उस वक्त? आप क्या वजह थी जो बीजेपी ने आपके पैरेलल कोई मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है, मैं 3-4 बातें बोल के खत्म कर रहा हूं, अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहली बात तो हमने फैसला जनता पे छोड़ा। हमें पता था नंबर्स के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कैंडिडेट को हराएंगे, बीजेपी की मदद करेंगे, हम पहले जानते थे। इसीलिए हम हुड्डा को एक्सपोज करना चाहते थे। हमने जनता के बीच में राय, और ये बात देखिए, जनता खुद इतनी समझदार और जनता खुद इतनी चतुर हो चुकी है कि जनता ने खुद हमारे को ये बोला कि आप इस इलेक्शन से दूरी बनाइए। कोई ठेका नहीं दे रखा इंडियन नेशनल लोकदल ने कि बीजेपी का जिताए या कांग्रेस का जिताए। हम इनको एक्सपोज करना चाहते थे, दोनों ही पार्टी हो, एक पार्टी खरीदने वाली, एक पार्टी बिकने वाली। पूरी हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जनता ने, हरियाणा की जनता ने सारा नंगा नाच ये हॉर्स ट्रेडिंग देखी। ये हरियाणा की जनता बड़ी माइन्यूटली इसके ऊपर नजर बनाई हुई थी, पल पल के ऊपर, और उन्होंने सारा ये खेल देखा, किस तरीके से पैसा दिया गया, कौन बिका, कौन बेचने वाला, बीजेपी ने खरीदे, हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम लगे, कांग्रेस वाले बिके, सारा सेटिंग के साथ सारा का सारा इनका माहौल तैयार किया गया था। उसके बाद राहुल जी के कैंडिडेट को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पसंद नहीं करते थे। पहले भी इन्होंने दलित समाज के व्यक्ति को इनको बहुत नापसंद करते हैं, चाहे मिर्चपुर कांड कराया, चाहे गोहाना कांड कराया। उसके बाद शैलजा जी के साथ क्या किया था इन्होंने, आप अच्छी तरह जानते हैं। अशोक तंवर जी की पिटाई करी, उनको फ्रैक्चर दिया, उनको सर्वाइकल कॉलर पहन के रहना पड़ा। अशोक तंवर जी की इन्होंने बद पीट दी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब टिकट हुड्डा ने, आ रहा हूँ आप ही के पास, आ रहा हूँ बजरंग जी, जब कंक्लूड कर रहे हो फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। जब टिकट हुड्डा जी ने दिलवाए तो सारी टिकटों की जिम्मेवारी टिकट हुड्डा ने बांटे, तो इनकी जिम्मेवारी भी क्रॉस वोटिंग की भी हुड्डा जी की बनती है। सारे के सारे विधायक, अगर आप इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, तो अगर हिम्मत है तो आप निकाल दीजिए पार्टी से। अभी जयप्रकाश क्या बोल रहा था, जयप्रकाश ने क्या बोला पता आपको, कि शैली चौधरी जी के पति क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, शैली चौधरी जी क्यों इस्तीफा क्यों दे रही? अरे आप लोगों ने इस्तीफे दिए थे, अगर आपको है तो आप पार्टी से निकाल के दिखाओ, हिम्मत है तो। और 5 के नाम क्यों ले रहे हो, 9 के 9 को निकालो। आप 5 के नाम ही क्यों लेते हो, 9 के 9 के ऊपर एक्शन करो, और उन 14 के ऊपर भी करो, उन 14 के ऊपर भी करो जिसमें भूपेंद्र हुड्डा खुद शामिल है, उन 14 के ऊपर भी एक्शन करो आप। जो आपके 2016 वाले थे जिन्होंने अपना कैंडिडेट हराया, उनके ऊपर। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, बजरंग दास जी, ठीक है। बीजेपी ये कहने से एजेंट लगाया हुड्डा को, मैं बता रहा हूं आपको, चुनाव में, इस बारी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ये कहने से लगाया। इनके तो नेता, इनको तकलीफ होगी, सारी जनता के आगे एक्सपोज हो गए। अब तरह का तरह हुड्डा का, तो मैं हुड्डा की जगह किनका नाम लूं बताओ आप? अरे जब आपके नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, सुनिए आप पूरे आप पोलिंग एजेंट बन गए, तो हुड्डा का नाम ना उसको किसका लूं? अरे जनता आप एक्सपोज हो चुके हो, आप क्या बोलेंगे गवर्नर के पास? खुद आपने नंगा नाच किया, किस तरीके से सारे हरियाणा की जनता ने देखा। अरे आप छोड़िए बजरंग दास जी, अपने अंदर एक जमीर भी होता है, आप जमीर भी होता है इस बंदे का। अच्छा 2016 में क्या किया, आत्मा मर गई थी, राम मर गया था, 2016 में क्या किया? आप जवाब नहीं दे रहे जो मैं। चलिए ठीक है, चलिए अब रजत जी एक बार बजरंग दास जी को सुन लेते हैं। रजत जी बजरंग जी को सुन लेते हैं। बजरंग जी देखिए, रजत जी कह रहे हैं, बजरंग दास जी, रजत जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है सरकार बनाई है, जितनी बार अभी लोग सरकार बनाई है, भारतीय जनता ने शोषा बनाई है,
केंद्र में आपने हमेशा शो किया उनको, आप फिर बात करते हो हुड्डा की। वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं क्या? मेरी बात सुनिए, हुड्डा ने कभी भी बिल्कुल सिद्धांतों की बात की है, कभी गोली गप्पा का काम नहीं किया, झूठ नहीं बोलते। जहां तक मैं बराबरी बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक हुड्डा साहब ने का नाम लिया, हुड्डा जी हुड्डा जी। और मैं कहता हूँ हुड्डा से गल करना होता तो ये जीत कैसे गया? आपके सामने है ये जीता कैसे कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी? इतनी खीर परोस हुई, राज केंद्र की सरकार लगी, स्टेट की सरकार लगी, 5 विधायक जी के 4 क्रॉसिंग वोट हो गई, कितनी कोशिशें की गई, पूरी सरकार लग गई। और यहाँ तक कि सभी मंत्रियों ने ध्यान दे दिया हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, उसके बावजूद भी ऐसी करती है। और ये मनसेमान का निर्णय वाले इनको भारतीय जनता पार्टी एलर्जी करते थे तो इनको कर्मवीर वोट को वोट देनी चाहिए थी, क्यों इनको वोट दी? ये शहीद मन होने जाते हैं, हमारे कारण हो गया। तुम तो आखिरी 3 बजे जाते हो, आप तो इंतजार कर रहे थे कि हमें कोई लड्डू देने के लिए आए। ठीक है, सबरा साहब आ रहा हूँ। हम वोट करें, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है सर, आपने कोई जवाब कुछ नहीं बोला, फिर आपने 1 मिनट टाइम रखा, फिर आपने 2 मिनट टाइम रखा, आपने देख लिया कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने वाला है। 3 बजे आपने फैसला सुनाया कि हम हमारा बहिष्कार करेंगे, हम वोट मोल नहीं करेंगे। बात तो ये है, आप अपने निर्माण में लाके पिछली बार आपने किसको वोट दिया? जो पिछला राज्यसभा चुनाव था आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उससे पहले किसको वोट दिया? आपको सबको दुनिया को पता है, हमेशा आपने राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे की है। जितनी बार आपका हरियाणा में सरकार एनएलओ की बनी है भारतीय जनता पार्टी के। सर देखिए वही तो है ना, वो आप वो हुड्डा साहब को बी टीम कहते हैं, आप पूरे एनएलओ को बी टीम कहते हैं। बात वही है, वो वही तो कह रहे हैं, वो वही तो कह रहे हैं सर। पहले के चुनाव को आप भूल गए हैं, पहले के चुनाव को आप भूल गए, वो ये कह रहे हैं। पैराग जी मेरा पूरा बयान देख लो। इससे पहले जब मैं डिबेट में बैठा, एक बार भी मैंने इन लोगों का बात नहीं करी, न मैंने बुराई करी, मगर इन्होंने बार बार चुटकी भरते हुड्डा साहब का नाम लेके चलिए मुझे जवाब देना पड़ा। ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। सरकार बनती है समर्थन था बीजेपी का, आप कैसे कह सकते हो हम इनसे दूर है? वो क्या है जी, लड्डू खा लिया, मजा लिया। ठीक है रजत जी, आऊंगा थोड़ा सा रुको। ठीक है बजरंग जी, ठीक है चलिए मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। सबरा साहब एक जवाब देना चाह रहे हैं बीच में। सबरा साहब बोलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बजट सत्र में जिस तरह की जो भी चर्चाएं जिन मुद्दों को लेकर रही, अब सबसे ज्यादा राज्यसभा चुनाव का मुद्दा हावी लग रहा है। आखिरी दिन कैसे इस पर नोकझोंक हुई और अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। देखो स्पीकर साहब अलाउ नहीं कर रहे थे, परंतु फिर भी जो इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं उसमें से आज देवेंद्र कादियान जी ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त किया उसमें। अब ये सतीश नांदल जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, हमारे जो बीजेपी के जो ऑथराइज कैंडिडेट थे वो तो संजय भाटिया जी पहले से जीत गए, उनको वहां पे तो विरोध था ही नहीं किसी भी तरह से, उनकी जीत सुनिश्चित थी क्योंकि हमारे पास 48 कैंडिडेट से 31 चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात ये देखो, बीजेपी इज ए वेल डिसिप्लिन पार्टी। हमारे संजय भाटिया जी वेस्ट बंगाल में बिजी थे, वहां प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली और इनको वहां पे चार्ज दिया हुआ है। और यहाँ पे कांग्रेस का क्या हाल चल रहा है, पहले क्या हाल था और आज भी क्या हाल है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी जो 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी, और आज दूरदशा देखो आप, दूरदशा। राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है, ट्रेनिंग के बहाने से इनको हिमाचल की वादियों में भेजा जा रहा है, भाई उनको वोट डालने नहीं आ रहे, उनको सिखाया जाएगा। पहले से तो वो उनको भर के ले गए, वहां पे उनको होटल में रखा जहां पे नेटवर्क भी नहीं था, ये जो सारा मीडिया पे चल रहा था। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना सर, ये सब आपकी वजह से करना पड़ा। वो कह रहे हैं कि सब आपकी वजह से करना पड़ा, क्योंकि जब स्पष्ट था कि एक बीजेपी एक कांग्रेस की सीट आएगी तो फिर तीसरे कैंडिडेट क्यों खड़े हुए, ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। हाँ ये देखो आप, सतीश नांदल जी मतलब ही इज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। हर इंडिपेंडेंट को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल ही हमारा यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप है। और राज्यसभा का जो चुनाव है इसमें तो मनोनीत भी किए जाते हैं,
जो मतलब वहां पे वोटिंग नहीं होती, जैसे सचिन तेंदुलकर जी जो एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में, उनकी सेवाएं लेने के लिए उनको मनोनीत किया जाता है। और यहाँ पे जो वोट है वो अंतरात्मा की आवाज से दिया जा रहा है। अब ये जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एमएलए ने जो वोट किया है, जो क्रॉस किया है, वो अंतरात्मा की आवाज से दिया है। और ये जो आरोप लगाते हैं झूठे, मतलब जिस तरह से रजत पंजेटा जी कह रहे हैं जी नोट चल रहे हैं इस तरह से, या अभय चौटाला जी बयान दे रहे थे इतना करोड़ रुपया बेचा जा रहा है, क्या अभय चौटाला जी इन्होंने 4 बजे वोट संपन्न वोटिंग संपन्न होनी थी और 3:15 बजे डिक्लेयर कर रहे हैं। और इससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते रहे हैं जी आप अजय चौटाला जी को तटस्थ रहना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। और वही मैसेज किसने माना? मतलब हमारे अभय सिंह चौटाला जी ने, जो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब हमने बिल्कुल ये साबित हो गया है अभय सिंह चौटाला जी ने किस तरह से कांग्रेस को जिताया, किस तरह से उनकी बी टीम है। और उसका पर्दाफाश अभी आज देवेंद्र कादियान जी ने भी किया है। कहता है मुझे अभय सिंह चौटाला जी ने समर्थन दिया था पूरा इंडिपेंडेंट को, भाई हम आपको वोट देंगे। और अब वो किस तरह से बैकअप कर गए, और अब वो ताऊ देवीलाल जी का चश्मा लेकर घूम रहे हैं, विधानसभा में दिखाना चाह रहे हैं। मतलब किस मुंह से चश्मा दिखा रहे हैं, किस तरह से बैकअप किया। तो ये आज घोषित हो गया इस चुनाव से। ठीक है, जो इनेलो है उन्होंने कांग्रेस को जिताया, उनकी बी टीम है। और सबसे बड़ी बात है, ठीक है, हम भी आयमाल से प्रोफेसर, हम बच्चों को बताते हैं, मतदाताओं को बोलते हैं राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाए जाते हैं, वोट जरूर आप डालिए। और राज्यसभा का चुनाव हो, अपर हाउस का चुनाव हो, पूरे देश में बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, प्रस्ताव पास होते हैं, और वहां पे आप बहिष्कार करते हैं। अब एक एमएलए 2-2, 2.5, 3-3 लाख वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है, कि आप 4-5 लाख वोटर्स की आप जो आवाज है उसका बहिष्कार करना चाह रहे हैं। तो ये मतलब आज देवेंद्र कादियान जी ने बोला है इंडिपेंडेंट, देखो ही वाज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश नांदल जी, और इंडिपेंडेंट ने खड़ा किया। जब नॉमिनेशन भी भरने गए तो स्वीति जिंदल जी थी, देवेंद्र कादियान जी थे, राजेश जून जी थे, मतलब वो थे, उन्होंने उनको इलेक्शन लड़ाया, तो उसको राइट है। इसमें क्या है, बीजेपी के पास तो 17 वोट फालतू थे, उन्होंने बोला था भाई हम आपको देंगे। और सतीश नांदल जी तो हर किसी के पास भी गए हैं, इनेलो के क्या अभय सिंह चौटाला जी ने बोला जी मेरे पास भी आए थे सतीश नांदल जी, जो दूसरे जो कांग्रेस है सबसे वो मिले हैं। तो यहाँ पे कोई धनबल नहीं, जो वोट दिया गया है वो ठीक है, अंतरात्मा की आवाज में दिया गया है। ठीक है, और कांग्रेस ने अंतरात्मा की आवाज को दबाने के लिए किस तरह से इनको भेड़ बकरी की तरह पहले हिमाचल में ले गए, मतलब किसी से मिलने नहीं दिया गया। मतलब इतना दहशत, इतना भय, विश्वास ही नहीं आपको अपने एमएलए पर। आप मतलब ये देखिए ना, ठीक है, राहुल गांधी जी का विश्वास नहीं। अब क्या हाल हो रखा है, इनका जो वर्किंग प्रेसिडेंट है उसने इस्तीफा दे दिया, कितना भी खराब रहा। अभी देखना 2-4 दिन में क्या होने वाला है। ठीक है, अब बस सब क्या करें, आप देखो ना, कुलदीप वत्सी क्या करें। ठीक है, अभी तो कल भी रिएक्शन आएगा। हुड्डा साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे थे जब वो सदन से निकले। कांग्रेस के सामने धरने में बैठ गए। ठीक है रजत जी, इंतजार आप लोग कर रहे थे कि हवा किस तरफ है, माहौल को भांप रहे थे आप लोग। देखिए ये बड़ा इमेच्योर बयान है कि हम कांग्रेस की बी टीम है। जब सहूलियत जिसकी आती है वो हमें बी टीम बोल देता है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इस चुनाव से एब्सटेन हुए। और सबको देखना भी पड़ता है कि कौन वहाँ क्या हरकत कर रहा है। ये जरूरी नहीं है अगर हमारा कैंडिडेट है कि वो लास्ट मोमेंट पे वोट करे, ये भी उसको संविधान ने अधिकार दिया है, करे ना करे। नोटा क्या होता है, नोटा भी यही होता है कि भाई नन ऑफ द अबव। तो अब हमारे लिए एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। और पार्लियामेंट में कौन सा ऐसा कानून पास हो गया जो हरियाणा के हक का हो? 3 काले कानून आप लेके आए वहां पर। आप ये बताए ना, ऐसे कौन से जो बिजली वाला बिल है, या आपका एजुकेशन वाला है, या ये जो अभी ट्रेड डील वाला हुआ है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हरियाणा के हक में नहीं है। और ये बिलों का तो आप हमारे को उस चीज का वो मत दीजिए। हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ आपको जिताने का या कांग्रेस को जिताने का। ठीक है, अगर हमारा मनपसंद कैंडिडेट होता तो हम उसको करते। और कार्तिकेय के समय में उसका भाई चौटाला साहब के साथ जेल में रहे, एक ही कमरे में 10 साल सेवा करी है उसने चौटाला साहब की।
कि ठीक है। नांदल जी भी जो पाठशाला के जो सदस्य रहे हैंडीकैप थे, कांग्रेस बीच के। में ना बोलिए, एक तो बीच में ना बोलिए। हाँ, ठीक है। बीच में ना बोलिए, ठीक। बीच में ना बोलिए, हाँ पहली जी। बात तो। और ये फैसला जनता का फैसला था, आप दोनों पार्टियों को एक्सपोज करना था। ये फैसला हमारा फैसला नहीं था कि हमने एक कमरे में बैठ के फैसला लिया, लेकिन हम आप दोनों की चतुराई और आपका ये जो गंदा खेल आपने किया, इस खेल को क्या किस मुंह से कांग्रेस बोलती है? क्या 37 वोट डले है क्या बौद्ध जी को? अगर 37 वोट डलते तो फिर हम हुड्डा जी को बोलते कि हुड्डा जी आपकी जो छवि है उसके ऊपर कोई आंच नहीं है। लेकिन हुड्डा जी ने अपना 2016 का जो बैलेट पेपर खाली छोड़ा था, वही अपना चरित्र, वही अपनी पार्टी को बार बार हराना। विद लोकसभा में भी इन्होंने 5 सीटें हरवाई बुद्धे कैंडिडेट देके, वरना बीजेपी नहीं जीतती। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, अकेला दीपेंद्र हुड्डा बचा था, सारी कांग्रेस साफ हो गई थी। अगर 10 साल की ऐसे बीजेपी की थी, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी, तो कांग्रेस के आने चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं कांग्रेस हमारे भी छोड़िए, कांग्रेस के आने चाहिए। क्यों सिर्फ 5 आए? विधानसभा के अंदर अपने कैंडिडेट को हरवाया, जीतने वालों की टिकट काटी गई और उनके पैरेलल कैंडिडेट खड़े कर दिए हर जगह। वो किसने किया? वो भूपेंद्र हुड्डा ने किया। ये इन दोनों की आपसी सांठगांठ हर इलेक्शन में एक दूसरे का ये सेटिंग करके चलते हैं। जनता के सामने नहीं आने देते, जनता के सामने खूब गालियां निकालेंगे, खूब कोसेंगे, खूब फट करेंगे, गवर्नर के पास जा रहे हैं, ये धरना करेंगे, वो धरना करेंगे। अंदर से इनकी नस दबा रखी है। चलिए, अब एक-एक इंतजार, करके रिवॉर्ड भी ठीक मिलता है है, रजत जी, क्लीन चिट भी मिलती है ठीक है केसों सर, में। ठीक है। हाँ। किसी केस में हुड्डा को कोई सजा नहीं होगी, एक एक करके सभी केसेस के अंदर बरी होते जाएंगे। चलिए सर, ये ये बड़ा सवाल आप तीनों ही पार्टियों के बीच में रहता है, ए टीम बी टीम का। चूंकि वक्त सर मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आप तीनों खास मेहमानों का, रजत जी आपका, बजरंग जी आपका, सुभाष जी आपका और विजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े थे शुरुआत में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विजय जी आपका बहुत शुक्रिया। तो कल का भी इंतजार करना होगा। हालांकि सदन में कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई, कई विधेयक, आज भी 5 विधेयक पारित हुए हैं। आने वाले वक्त में किस तरह से जनता को लाभ मिलेगा ये भी हम देखेंगे, और राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या डेवलपमेंट होता है प्रदेश की राजनीति में ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।